उत्तर प्रदेश दिवस के इस पावन अवसर पर मैं कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग एवं आदरणीय अन्नदाताओं की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने मुझे आदेशित किया है कि आज हम चर्चा करेंगे मोटे अनाजों के ऊपर। सर्वप्रथम तो मैं हृदय की अतुल्य गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से हमारे देश की जो परंपरा थी मोटे अनाज, उसको यूएनओ के माध्यम से इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय कदन्य वर्ष के रूप में उसकी घोषणा कराई गई। ज़्यादा इंटैक्ट रहता है, जिनके अंदर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें हमारा रागी, कोंदो, कांगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, चीना, ये सब अनाज इसके अंदर आते हैं। और बाजरा, हम अपनी परंपरा की बात करें तो हमारे का उत्पादन किया जाता था। अब एक चीज़ ये आती है कि हमारे देश में ये कैसी परिस्थिति बनी कि हमने इनके उत्पादन को छोड़ दिया, और हमें क्यों इनका उत्पादन अपनाना चाहिए। हम उसको निर्यात कर अपनी आय में वृद्धि करें। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, और किसान की आय दुगनी होने का सिर्फ दो ही माध्यम है कि किसान अपनी उत्पादकता बढ़ाए, या दूसरा तरीका है कि किसान के खेत से प्रसंस्कृत उत्पाद ही निकलें। और प्रसंस्करण की सबसे ज़्यादा संभावना, हम यदि अनाजों में बात करते हैं, चर्चा करते हैं अनाजों में, तो प्रसंस्करण की सबसे ज़्यादा संभावना जो हमारे ये मोटे अनाज हैं इनके अंदर है। जैसे ज्वार है, ज्वार के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है मिनरल्स में। तो ज्वार का आटा, यदि हम जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके लिए इसका आटा बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ यदि हम चर्चा करें कोंदो की, कोंदो के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और आयरन जो तत्व है वो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसे अनाजों को यदि हम अपने डाइट में सम्मिलित करते हैं तो उससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ कंगनी की हम बात करें, कंगनी के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यदि हम इन सभी अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमको स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि जो आज से 40-50 साल पहले, यदि हम चर्चा करें कि जब हमारे देश में आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद 1967-68 में हमारे देश में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में सिंचाई के संसाधनों का प्रचलन ज़्यादा शुरू हुआ। साथ में जब सिंचाई का संसाधन मिले कृषक भाइयों को, इसके साथ साथ जो रासायनिक उर्वरक थे उनकी उपलब्धता सुगम हुई, उनकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा आसान हुई। तो धीरे धीरे हमारे खेत के किसान इंटेंसिव फार्मिंग पर आ गए। दूसरा एक प्रचलन और हुआ, जब इंटेंसिव फार्मिंग शुरू हुई हरित क्रांति के बाद, फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा शुरू हुआ, तो हमारे देश में किसानों की फसलोत्पादन में रसायनों का प्रयोग भी ज़्यादा बढ़ा। और जितने भी हम मोटे अनाज हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इस बार बना रहे हैं। मोटे अनाजों को पहला फ़ायदा क्या है, उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम है या नगण्य है। कुछ हमारे मोटे अनाज ऐसे हैं, जैसे कोंदो है, आपको केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देनी है कोंदो को। बाजरा को केवल 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है प्रति हेक्टेयर, यदि हम देसी बाजरा की बात करें। इसी तरीके से रागी है, जिसमें केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है। तो इनको पहली चीज़, पोषक तत्वों की आवश्यकता जितने भी मोटे अनाज हैं बहुत कम है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हमारे ज़िले के अंदर जो भी भूमि ऐसी हैं जिनकी उत्पादक क्षमता कम है, जिनकी उर्वरता बहुत कम है, वहाँ पर ये आसानी से उगाए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है इन अनाजों का, कि इनके सिंचाई की या जल की मांग बहुत कम है। पहले जब हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर संसाधन, सिंचाई के संसाधन नहीं थे, मोनोकल्चर था, हम साल में 1 या 2 फसल लेते थे, तो हम मोटे अनाजों की ही खेती करते थे। उन मोटे अनाजों की खेती के कारण यही थे कि हमारे यहाँ रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता कम थी, इसके साथ साथ सिंचाई के संसाधन नहीं थे। तो इन फसलों पर यदि हम आते हैं तो जो भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, तो
तो उसको भी हम रोक सकते हैं और कम पानी में भी हम अच्छी उत्पादन मोटे अनाजों का ले सकते हैं। तीसरा कारण इनकी खेती को प्रोत्साहित करने का यही है कि इनके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत सारी रोगों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और शरीर के लिए पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। दूसरे बहुत सारे पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक इनके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ जो एक अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने चलाया हुआ है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को हमारे प्रदेश के अंदर को एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्राकृतिक खेती मोटे अनाजों की बहुत ही आसानी से की जा सकती है। जो गौ आधारित निवेश हैं, जैसे जीवामृत का प्रयोग करके, दसपर्णी का प्रयोग करके, हम घन जीवामृत का प्रयोग करके इनका उत्पादन हम कर सकते हैं। अब एक बात ये आती है, किसानों की वैसे संख्या कम है, एक इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक कारण और बनता है इनकी खेती करने का कि हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं, यदि हम ज्वार की बात करें, बाजरे की बात करें, कोंदो की बात करें, रागी की बात करें, इनके प्रसंस्करण से हम बहुत तरह के उत्पाद हम बना सकते हैं। जैसे बिस्किट इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं, इनका आटा, मिक्स आटा बनाया जा सकता है, इसका पास्ता बनाया जा सकता है, नूडल्स बनाए जा सकते हैं इनके। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, ज्वार के आटे के अंदर, बाजरे के आटे के अंदर और जो भी हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं, इनके आटे के अंदर ग्लूटेन कंटेंट बहुत कम होता है। जो गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी कारण उसकी रोटी हमको मुलायम मिलती है। इनके अंदर ग्लूटेन कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए इनकी रोटी थोड़ी टाइट मिलती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है कि जब ग्लूटेन कंटेंट इनके अंदर कम होता है। तो प्रसंस्करण का एक अच्छा आयाम, एक रोज़गार का एक साधन इसके अंदर मिलता है कि हमारे किसान भाई इसके पैदावार करें और पैदावार करने के बाद अपने घर से इसका प्रसंस्करण एक छोटे से स्तर पर एक इकाई स्थापित करके कर सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आपको मोटे अनाजों के खेती पर ध्यान देना चाहिए। और मैं उन सभी किसान भाइयों से इस मंच के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से और कृषि विभाग की ओर से एक ही आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि हम पूरे वर्ष मोटे अनाजों पर चर्चा करते रहेंगे और आगे भी हमारी चर्चा रहेगी कि हमारी जो ऐसी भूमि है जिनके अंदर सिंचाई के साधन कम हैं, ऐसी भूमि है जहाँ पर उर्वरता स्तर कम है, जिन किसानों की जोत कम है, वो किसान भाई मोटे अनाजों की खेती कर अपनी आय को बढ़ावा दे सकते हैं। अब इस ज़िले के अंदर किन किन मोटे अनाजों की संभावना, थोड़ी उस पर चर्चा करूँगा मैं। सबसे पहले बात आती है बाजरे की। बाजरे की खेती हमारे ज़िले के जेवर ब्लॉक में काफ़ी किसान कर भी रहे हैं। मेरा उनसे आह्वान रहेगा, क्योंकि बाजरे के अंदर केवल एक दो बीमारी आती हैं, कोई कीड़ा ज़्यादा इसमें लगता नहीं है, कि बाजरे के जो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, खनिज तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी वैरायटियों का चयन करें। जो चारे वाली हम बाजरा लगाते हैं उसका चयन ना करके, या हाइब्रिड बाजरे का चयन ना करके जो संकुल प्रजाति हैं उनका चयन करें। इसी प्रकार ज्वार की जो लंबी बढ़ने वाली प्रजाति, दाने वाली प्रजातियां हैं सफ़ेद ज्वार की, उन प्रजातियों का चयन करें। बाजरे का 1 एकड़ के लिए यदि हम दाने के लिए उसकी खेती करने जा रहे हैं, और क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इस बार बना रहे हैं, साथ में हम इसको एक बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं, प्रसंस्करण कर उसके उत्पाद तैयार करना चाहते हैं, तो हमको दाने वाली ज्वार की प्रजातियाँ लेनी हैं। इसमें कुछ प्रजातियाँ, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, जिंक फोर्टिफाइड वैरायटी कुछ इसके अंदर नई आई हैं जिनके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है या आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तीसरी फसल यहाँ पर कांगनी की बहुत अच्छी हो सकती है। कंगनी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जो आयरन माताओं बहनों को शारीरिक रूप से उनकी आवश्यकता होती है कि लोह तत्व उनको ज़्यादा दिया जाए, तो ऐसे रूप में कंगनी की खेती की जा सकती है। और हम कंगनी की खेती ज्वार के साथ या मक्का के साथ इन 6 फसली खेती के रूप में भी हम उसी कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, कंगनी, सावा, बाजरा और ज्वार इसकी खेती को बढ़ावा दें। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर जो प्रसंस्करण इकाई है, वहाँ पर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं कि इसका हम किस तरीके से प्रसंस्करण करें। साथ में हम समय समय पर इसकी जानकारी देते रहेंगे। जिस भी किसान भाई को कभी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में कृषि विभाग द्वारा भी वर्ष भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मैं जो भी किसान भाई का भी इसके बारे में कोई प्रश्न हो कि कौन कौन सी फसल और वो लगाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करूँगा कि हम जैविक खेती को हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राकृतिक खेती को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि आज एक तरफ किसान भाई बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उपभोक्ता बैठा हुआ है। बहुत से उपभोक्ताओं को पता नहीं होगा कि हमारा किसान भाई किस मेहनत के साथ अन्न पैदा करता है। उनको पास्ता मिल जाता है, उनको ब्रेड मिल जाती है और वो उस पर खा लेते हैं, लेकिन उनको अच्छी गुणवत्ता का बिल्कुल भी आभास नहीं होता किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग होकर या किस प्रकार से प्रोसेसिंग के दौरान रसायनों का जब उसका प्रसंस्करण होता है प्रयोग किया जाता है और उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत वृहद रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। प्राकृतिक खेती का प्राकृतिक खेती करने की वो विधा है जिसमें हम जो भी निवेश खेती के लिए आवश्यक होते हैं उसकी पूर्ति गौमूत्र और गोबर के माध्यम से साथ में वनस्पतियों का प्रयोग करते हुए करते हैं। दूसरा, जैविक खेती में भी रसायनों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है, लेकिन गौ आधारित जितने भी निवेश हैं, चाहे जीवामृत है, 10 पर्णी, घन जीवामृत, इनका प्रयोग हम जैविक खेती में भी कर सकते हैं। लेकिन जैविक खेती में हम खनिजों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जैविक खेती प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश के अंदर? जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये आती है कि साहब हमारा अन्न दूषित हो गया। किस तरीके से दूषित हो गया? जब हमारे देश के अंदर हरित क्रांति हुई उस समय हमारे देश के अंदर यूरिया का जो प्रयोग था वो नगण्य था। हरित क्रांति के बाद जब शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड हाई फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव वैरायटी का सरकार द्वारा प्रचलन कराया गया, उन प्रजातियों के अंदर हाईली फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव थी और वो वैरायटी इस तरह की थी कि जितना हम फर्टिलाइजर देते थे उतना ही ग्रेन का प्रतिशत उन वैरायटीज़ के अंदर बढ़ता था। लेकिन जब फर्टिलाइजर ज़्यादा देने का प्रचलन शुरू हुआ तो उसका दुष्परिणाम हुआ, साथ में रसायनों का प्रयोग भी बढ़ा। वैज्ञानिकों का मानना था कि हम जो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, जो भी पोषक तत्वों का प्रयोग करें, वो 4:2:1 के अनुपात में करें, लेकिन हमारे पूरे राज्य के अंदर लगभग 19:6:1 के अनुपात में नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग और पोटास का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम रसायनों का प्रयोग जो छोटे छोटे देश हैं, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, इनके मुकाबले 3 गुना 4 गुना रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, कुछ रसायन हमारे यहाँ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनका प्रयोग हमारे खेती में बैन है, वर्जित है। उन रसायनों का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे हम हमारे इस ज़िले की बात करें, कृषि के रूप में हमारे ज़िले की पहचान है बासमती, और वो बासमती के पिछले इस वर्ष अच्छे रेट मिले, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से रेट अच्छे न मिलने का कारण था केवल और केवल कुछ रसायन जिनकी कंटेंट उस बासमती के दाने में रहते थे, और उसके कारण एक्सपोर्टर्स को उसका वाजिब दाम नहीं मिलता था, एक्सपोर्टर मिलर्स को दाम नहीं देता था, और मिलर्स किसानों को पूरा पैसा पेमेंट नहीं होता था जो उसका रेट मिलना चाहिए। इस वर्ष तो किसानों को 4500 से लेकर 4800 तक के रेट में 11, 21 और 15 दिनों की वैरायटियों का रेट मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये, यदि किसान भाई भी इस चीज़ के लिए सजग रहें कि हम कम से कम रसायनों का प्रयोग करें या प्राकृतिक रूप से उत्पादन करें, और साथ भी उपभोक्ता किसानों के ऐसे उत्पादों को जो प्राकृतिक रूप से पैदा किए गए हैं और या जैविक रूप से पैदा किए गए हैं, डायरेक्ट किसान से परचेज करते हैं, किसान को भी फ़ायदा होगा और उपभोक्ता को भी फ़ायदा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ किसी भी किसान भाई को या किसी भी अन्नदाता को, किसी भी उपभोक्ता को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती या मोटे अनाजों पर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9013389751, और मैं शाम तक यहीं हूँ। हमारा वर्ष भर मोटे अनाजों के अभियान वर्ष भर चालू रहेगा। मेरा किसानों से पुनः अनुरोध रहेगा, चाहे 1 बीघा 2 बीघा से प्रारंभ करें। ज्वार, बाजरा, कोंदो, सांवा और कांगनी, इनको अपनी खेती में लाएं। और मेरा उपभोक्ताओं से जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, आज कोई ऐसा नहीं बैठा होगा ऑफिसर जिसको डायबिटीज़ ना हो, और डायबिटीज़ का इलाज है ज्वार का आटा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो।
उसके लिए उसका इलाज है मोटे अनाज। मेरा पुनः अनुरोध, एक बार एक कदम किसान बढ़ाए, 2 कदम उपभोक्ता जो अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, वो किसान की ओर बढ़ाएं। किसान अपना जी जान लगाता है, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। किसान पैदा करने में सक्षम है। मैं उम्मीद करता हूं किसानों से कि हमारा ये ज़िला जो अभी तक बासमती के रूप में जाना जाता था, अगले वर्ष से मोटे अनाज के लिए जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, तो मिलेट्स के बारे में डॉक्टर साहब को कुछ कहना है, कुछ राय हो जिससे कि हमारे किसान की बारी। देखिए, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अथक प्रयासों से यूएनओ द्वारा ये वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाया जा रहा है जी। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर द्वारा वर्ष भर इसको प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसी खेती, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे। जिन किसान भाइयों को जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं जी, और इसकी विषय में, खेती के विषय में जानकारी लेनी है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, कोंदो है, रागी है, मंडुआ है, कंगनी है, इनकी खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा भी आपने देखा, मिलेट्स फॉर हेल्थ, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट इनके उत्पाद हैं। मैं पूर्व में भी इनका उत्पाद प्रयोग कर चुका हूं। जैसे बच्चों में आप देखते हैं बड़ी जिज्ञासा रहती है कि उनको नूडल्स खाने की, वो नूडल्स मांगते हैं, तो आप इस तरह के जो रागी के नूडल्स हैं या ज्वार के नूडल्स हैं, क्योंकि ये जो रागी है, ज्वार है, जितने भी मोटे अनाज हैं ग्लूटेन फ्री होते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जी। तो ग्लूटेन फ्री होने के कारण इनके ये पेट में कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो जो हमारी एक परंपरा थी, मोटा खाना मोटा पहनना, उससे हमारा किसान भाई भी दूर हो गया और साथ में उपभोक्ता भी दूर हो गए। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से आह्वान करूंगा, किसान भाई इसी खेती को बढ़ावा दें और ऐसे हेल्दी मिलेट फॉर हेल्थ जैसे अन्य कंपनियां इनके उत्पाद बनाने पर और ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को पहुंचाएं। इनके उत्पाद का प्रयोग, और उपभोक्ताओं से भी अनुरोध रहेगा, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार के प्रयोग, बाजरे का प्रयोग, साथ में रागी का प्रयोग, उनके उत्पादों का प्रयोग करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में धन्यवाद मेरीखेती.com का कि जिन्होंने आज मिलेट्स के ऊपर इतनी बड़ी चर्चा रखी। किसानों से भी चर्चा हुई, प्रसंस्करण यूनिट हेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ से भी चर्चा हुई और वैज्ञानिकों से चर्चा हुई। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।